हेलो एवरीवन। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए जरा। अच्छा, हमने स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स हमने बनाना शुरू किया था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। हमने दो चीजों पे डिस्कशन हमने कर लिया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पे हमने डिस्कशन कर लिया। दो चीजों पे डिस्कशन हमारा रहता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दो ये, और तीसरा एक और इनका इंडेक्सेशन। याद रखना, इंडेक्सेशन अभी बात की बात है। पहले मैं आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इनके केसेस समझाऊंगा, फिर हम आएंगे इंडेक्सेशन पे, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ते हैं। देखो ये देखो, सुनो, हेडिंग का नाम ध्यान से पढ़ना, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो डीम्ड वर्ड से अब तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। डीम्ड का मतलब क्या है? अज्यूम्ड। मतलब पता है, हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या किया जाएगा? अज्यूम किया जाएगा। ध्यान से समझना, एग्जांपल से करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। देखो, एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात सुनिए बस। पता है क्या, अज्यूम करो ये फादर है, ये फादर है, ठीक है, और ये सन है। फादर और सन आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब सुनो, फादर के पास ना एक लैंड था, फादर के पास एक लैंड था, जमीन थी, जो फादर ने खरीदी थी 2004-2005 में। कब खरीदी थी फादर ने? 2004-2005 में। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट केस करा रहा हूं आपको। तो फादर के पास एक जमीन थी जो फादर ने खरीदी थी 2004-2005 में। फादर ने क्या करा? फादर ने एक गिफ्ट डीड बनाई, एक गिफ्ट डीड बनाई, और अपनी ये जमीन अपने सन को क्या कर दी? गिफ्ट कर दी। तो लैंड फादर ने सन को क्या कर दिया? गिफ्ट। अच्छा, ये गिफ्ट कब करा गया है? इन 2017 या 18-19 लेते हैं, इन 2018-19। तो फादर ने सन को ये लैंड 2018-19 में क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अब सन ने ये लैंड आगे मिस्टर एक्स को क्या कर दिया? सेल करा इन 1920। ये हमारा पूरा केस है। चलो अब समझते हैं ये डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट आपको क्या कह रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अच्छा, अब एक बात नोटिस करो, यहां पर लैंड पहले फादर के पास था, फादर के पास से वो लैंड ट्रांसफर हुआ सन के पास। तो ये तो पहला केस आ गया, फर्स्ट ट्रांसफर। फादर के पास से ये लैंड सन के पास ट्रांसफर होके आया, ठीक है, सुनना ध्यान से। और दूसरा केस ये वाला, जहां पर लैंड सन के पास से ट्रांसफर होके गया मिस्टर एक्स के पास। तो इस क्वेश्चन में कितने ट्रांसफर्स हैं? दो, फादर से सन के पास और सन से एक्स के पास। लेकिन हमने सेक्शन 47 पढ़ा था, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, और उसका थर्ड पॉइंट सेक्शन 47 का, इनफैक्ट पहला तो 46 था ना, लिक्विडेशन वाला, 47 का सेकंड पॉइंट आपको साफ साफ कहता था, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो एक बात बताओ, फादर ने सन को ये जो लैंड गिफ्ट में दिया, इसे ट्रांसफर नहीं माना गया,
अंडर सेक्शन 47। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कर लेना। और क्योंकि ट्रांसफर नहीं है तो नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ फादर। फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर करो अपनी। चलो पहली बात हो गई। अब मुझे दूसरी बात बताओ। सन ने ये लैंड मिस्टर एक्स को 1920 में बेचा, ठीक है, सेल को तो ट्रांसफर माना गया है ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, इसे तो ट्रांसफर माना गया है। और क्योंकि ये ट्रांसफर है तो सन के हैंड्स में क्या अराइज कर जाएगा, कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। तो यहां पर लिखना कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ सन। सन के हैंड्स में बताओ कैपिटल गेन क्या कर जाएगा, अराइज कर जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आई ये वाली सबको। चलो, तो फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, सन के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ किसके हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा, बताओ। सन के हैंड्स में आएगा कैपिटल गेन। चलो स्टेटमेंट बनाओ कैपिटल गेन्स की, मैंने अभी बनवाई थी आपको। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। इसमें ना मुझे ज्यादा नहीं, मेन बातें आपसे डिस्कस करनी है। क्या आता है स्टेटमेंट में? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें तो खास कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बताओ कौन सी अमाउंट आएगी, चलो अपने आप बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जितने का ये लैंड सन ने मिस्टर एक्स को बेचा है, सपोज ये लैंड सन ने मिस्टर एक्स को सपोज 25 लाख रुपए का बेचा, 25 लाख रुपए का। तो बताओ यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया, 25 लाख। लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। ध्यान से माइनस, यहां पर अब एक कंफ्यूजन आएगी थोड़ी, ध्यान से सुनना। माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुनना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ सकती है और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ सकती है। डिपेंड करेगा ये कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर तो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड आएगी, और अगर शॉर्ट टर्म है तो खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। वो बात की है, मैंने कहा ना आपको, इंडेक्सेशन की बात मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, इंडेक्सेशन तो तब करोगे ना जब पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखोगे। अरे भैया, इंडेक्सेशन किसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। बात समझो जो मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा बोलता हूं। माइनस क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 1 मिनट के लिए ना दिमाग से इंडेक्स्ड वर्ड हटा दो, 1 मिनट के लिए हटा दो। तो मैं कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इंडेक्स्ड वर्ड 1 मिनट के लिए दिमाग से हटा दो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कैपिटल गेन्स आप किसके लिए निकाल रहे हो, सन के लिए निकाल रहे हो ना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी किसकी देखोगे, फादर की देखोगे या सन की देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब कैपिटल गेन सन के लिए निकालूंगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी किसके लिए देखूंगा, सन के लिए देखूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, सन के लिए इस लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी। आप सबका आंसर मुझे पता है क्या आएगा, 0। और मेरा भी वही है, सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, नील। क्यों? क्योंकि सन को ये लैंड फादर से गिफ्ट में मिला था, ठीक है। उसने कोई फादर से खरीदा थोड़ी ना था, सन को ये लैंड फादर से गिफ्ट में मिला है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि सन की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो आप सब कहोगे नील। और मेरा भी आंसर वही है,
सन की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील। और मैंने आपको इसका रीजन बताया, क्योंकि सन को ये लैंड फादर से गिफ्ट में मिला था, उसने फादर से ये लैंड खरीदा नहीं था। लेकिन पता है सेक्शन 49, कौन सा सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 ने कहा कि ऑल्दो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है ऑल्दो, लेकिन हम सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जीरो मान के नहीं चलेंगे। हम सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मान के चलेंगे। जो फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही सन की क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं दोबारा बोलता हूं, सुनना। एक बात मुझे बताओ पहले, वैसे बताओ सन की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, नील। क्यों नील, क्यों? क्योंकि याद रखना सन को ये लैंड फादर से गिफ्ट में मिला था, उसने कोई कंसिडरेशन फादर को इसके लिए पे नहीं करा था। लेकिन सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 ने क्या कहा, हम सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नील नहीं मान के चलेंगे। सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 कहता है कि हम सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मान के चलेंगे। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी सन की, जो फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसी को हम सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के चलेंगे। यानी मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज फादर ने ये लैंड सपोज खरीदा होता 2 लाख रुपए का, तो मैं अगर आपसे पूछूं फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो आप कहोगे फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपए है। तो सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 ने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर फादर। मतलब जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसी को सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। तो बताओगे फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, 2 लाख, तो वही सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो याद रखना, ऑल्दो सन की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, लेकिन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 0 नहीं माना जाएगा। जो फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही बताओ किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, सन की। तो मुझे बताओ कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी यहां पर, 2 लाख रुपए। मैंने कहा इंडेक्सेशन को एक बार के लिए छोड़ देना, तो ये बच जाएगा आपका 23 लाख। ये आपके क्या आ गए, कैपिटल गेन्स। पॉइंट बताओ, ये वाला क्लियर हुआ? अब देखना जरा, ये देखना जरा ध्यान से, क्या कहता है सेक्शन 49 सब सेक्शन 1, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। सुनना, उसने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेसी। हमारे वाले केस में असेसी कौन था, सन। तो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और प्रीवियस ओनर हमारे वाले केस में कौन है, फादर। तो जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही बताओ किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। पॉइंट बताओ, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे करूं, प्रीवियस ओनर मीन्स द ओनर हु एक्चुअली पेड फॉर द असेट। मतलब जिसने उस असेट की पेमेंट करी थी ना, वो प्रीवियस ओनर होगा। आप सोच के देखना, सपोज फादर को ये लैंड, यहां पर देखो, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर देखो, सपोज फादर को ये लैंड अपने फादर से, मतलब सन के ग्रैंडफादर से गिफ्ट में मिला होता, मतलब एक्चुअल में खरीदने वाला फादर नहीं है,
एक्चुअल में खरीदने वाले ग्रैंडफादर हैं, तो याद रखना प्रीवियस ओनर फादर नहीं है, प्रीवियस ओनर ग्रैंडफादर माना जाएगा। प्रीवियस ओनर वो होता है जिसने उस असेट की एक्चुअल में पेमेंट करी है। हमारे वाले केस में पेमेंट किसने करी थी? फादर ने, तो प्रीवियस ओनर फादर। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करूं, फादर ने ये लैंड नहीं खरीदा, ये लैंड ग्रैंडफादर ने खरीदा था, और ग्रैंडफादर ने फादर को गिफ्ट दिया और फादर ने सन को गिफ्ट दिया। तो मुझे बताओ प्रीवियस ओनर कौन होगा? ग्रैंडफादर, जिसने उस असेट को खरीदा था, जिसने उस असेट की पेमेंट करी थी। तो जो ग्रैंडफादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ना, वही बताओ सन की क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सब बताओ, पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ सबको? एक बड़ी काम की बात आपको और बताऊंगा, यहीं पर सुनना मेरी बात। अभी एक बात और आती है इसमें दिमाग में मेरे, कि ये कैपिटल असेट लैंड लॉन्ग टर्म है या ये कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है। अच्छा सुनना ध्यान से, अब ये कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो डिपेंड करता है इस कैपिटल असेट के पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। ये असेट सन ने, ध्यान से सुनना, ये असेट सन ने कितने पीरियड के लिए होल्ड करके रखा। देखो यहां पर, देखो ध्यान से सुनना, मुझे बताओ सन को ये असेट गिफ्ट में कब मिला था? 1819 में। और सन ने ये असेट आगे कब बेच दिया? 1920 में। यानी देखा जाए तो मोटा मोटा 1 साल के लिए सन ने ये कैपिटल असेट क्या करके रखा है? होल्ड। और अगर आप क्लास 1 याद करो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स का, 2 साल का देखा जाता है। अगर असेट आपने 2 साल या उससे कम के लिए होल्ड करा तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म। अब ये बताओ सन ने ये कैपिटल असेट 1 साल के लिए होल्ड करा, 1819 में आया था उसके पास, 1920 में उसने बेच दिया, तो 1 साल के लिए होल्ड करा, लेस देन 24 मंथ्स होल्ड करा, तो ये कैपिटल असेट क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म। लेकिन एक छोटा सा ना कंसेप्चुअल पॉइंट आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये सन की देखी या फादर की देखी? आपने सन की थोड़ी ना देखी, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी देखी? फादर की देखी। तो मुझे एक बात बताओ, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फादर की देख रहे हो तो डेट ऑफ एक्विजिशन सन का क्यों देख रहे हो? भाई ये 1819 जो है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन किसका है? सन का है। जब मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, आपने कैपिटल गेन्स निकालते समय, ये देखो, आपने कैपिटल गेन्स निकालते समय आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी देखी? आपने फादर की देखी ना, है ना? भाई ये 2 लाख किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी? फादर की। तो जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फादर की ली आपने, तो डेट ऑफ एक्विजिशन आप सन का क्यों देख रहे हो? भाई ये 1819, तो डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन तो किसके लिए है? ये तो सन के लिए है ना। तो जब आपने कॉस्ट फादर की देखी तो डेट ऑफ एक्विजिशन सन का क्यों देख रहे हो? तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी किसका देखो? फादर का देखो ना। तो डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर फादर क्या है? 45। तो आप कहोगे ये असेट 45 में खरीदा गया था, 1920 में बेचा गया, मतलब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 15 साल है, विच इज मोर देन 24 मंथ्स। तो ये असेट क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। यानी मुझे ना इस कंसेप्ट से एक बात और क्लियर हुई। सुनो सुनो, कौन सी बात? डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर सन
विल बी डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर फादर। मतलब जो फादर की डेट ऑफ एक्विजिशन थी ना, वही बताओ सन की क्या बन जाएगी, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इसका मतलब ना मुझे एक बात और क्लियर होती है, ये असेट किस दिन गिफ्ट दिया गया है वगैरह वगैरह, ये टोटली बताओ क्वेश्चन में क्या होगा, इररिलेवेंट होगा। तो मुझे एक बात बताओ दोबारा से, सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे बताओ क्या है, 0, क्योंकि वो असेट उसे गिफ्ट में मिला है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कहता है कि ऑल्दो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, लेकिन कैपिटल गेन निकालने के लिए हम सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किसके बराबर मानेंगे, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बराबर। और प्रीवियस ओनर वो होता है जिसने उस असेट की पेमेंट करी है, और हमारे वाले केस में उस असेट की पेमेंट फादर ने करी है। तो जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ना, वही सन की क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख थी, तो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कितनी होगी, 2 लाख। फिर मैंने एक बात और कही, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने फादर की देखी है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी किसका देखोगे, फादर का। फादर ने वो असेट 4-5 में एक्वायर किया था और बेचा कब गया, 19-20 में, यानी 15 साल के लिए सन ने उस असेट को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो मुझे बताओ उस असेट को क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म। और क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। कैसे करना है वो अभी नहीं कर रहे हैं डिस्कस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो बस इतना याद रखना, गिफ्ट और विल के केस में, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा अभी, गिफ्ट और विल के केस में असेसी की यानी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। कौन होता है ये प्रीवियस ओनर, जिसने उस असेट की एक्चुअल में पेमेंट करी है। तो जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। दूसरी बात, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लिया तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी किसका लोगे, प्रीवियस ओनर का ही लोगे। ठीक है, अभी सुनो, लास्ट बात करते हैं। चलो अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, ये आपको थोड़ी सी ना लिखनी पड़ेगी। जो मैंने पिछली क्लास में आपको वो कराया था ना, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47, उस पे आओ। ये रहा देखो, पता है ये जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया ना प्रीवियस ओनर वाला, ये ABCDEFG इन सब पॉइंट्स पे सेम यही रूल अप्लाई करेगा। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 इन सब पॉइंट्स पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो चलो एक बार जरा ऐसी करके देखें। अभी खैर ए तो मैंने आपको बताया नहीं है, चलो बी करके देखते हैं ऐसी एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अब याद करो मैंने इसमें क्या बताया था, मैंने कहा था एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, एचयूएफ के पार्टीशन के टाइम पे एचयूएफ की प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन होगा। तो प्रॉपर्टी बताओ किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, मेंबर्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन इस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं गया है अंडर सेक्शन 47 और एचयूएफ के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करता। लेकिन मेंबर जब उन कैपिटल असेट्स की आगे सेल करेगा तो मेंबर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। अब मुझे बताओ मेंबर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको माना जाएगा, जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। और मेरे को बताओ कि हमारे वाले केस में
प्रीवियस ओनर कौन है? HUF। तो जो भी HUF की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही बताओ मेंबर की क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेम रूल चलेगा सब में। चलो एक और बताओ, डी पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी कंपनी। मुझे एक बात बताओ, होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया तो मैंने कहा था इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है, प्रोवाइडेड दो शर्तें सेटिस्फाई हो। पहली बात, सब्सिडरी कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, और दूसरी ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, इसे ट्रांसफर माना नहीं किया, और होल्डिंग के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन राइज नहीं करेगा। लेकिन सब्सिडरी कंपनी अगर आगे इन कैपिटल असेट्स की आगे क्या करती है? सेल करती है, तो बताओ सब्सिडरी के हैंड्स में क्या राइज करेगा? कैपिटल गेन। सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको मानी जाएगी? जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही बताओ सब्सिडरी की क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और प्रीवियस ओनर कौन था? होल्डिंग। तो जो भी होल्डिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही बताओ सब्सिडरी की क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेम केस आपका सब्सिडरी टू होल्डिंग है, सेम केस अमेलगमेटिंग टू अमेलगमेटेड है, और सेम केस डीमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, बिल्कुल सेम। पक्का? तो इन सब पॉइंट्स पे सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 प्रीवियस ओनर वाला कंसेप्ट क्या करेगा? अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।